Hello and a very warm welcome to LWS, that is Learn with Cyril. I am Cyril Toor and today I am going to take up another very important topic. जैसे कि आपको पता है हम रीजनल ग्रुपिंग्स कर रहे हैं, तो उसी बेसिक सीरीज को आगे ले जाते हुए आज हम पढ़ेंगे बिम्स्टेक. बिम्स्टेक बहुत ही अहम रीजनल ग्रुपिंग है क्योंकि इंडिया उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. इट्स अ लीडिंग कंट्री इन दिस रीजनल ग्रुपिंग. बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. ठीक है, so this is BIMSTEC. अब बिम्स्टेक की फॉर्मेशन हुई थी, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1997 वाया द बैंकॉक डिक्लेरेशन. जिस टाइम पे ये बना था दैट इज इन 1997, उस वक्त इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था और ना ही ये उसकी फुल फॉर्म थी. उस वक्त दिस वॉज नोन एज बिस्टेक, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, 1997 जिस वक्त ये बैंकॉक डिक्लेरेशन मतलब जिस वक्त ये डिक्लेरेशन की गई थी उस वक्त इट वाज नोन एज बिस्टेक, राइट. एंड इट वाज अगेन इन 1997 in December of 1997 only, Myanmar also became a member of BISTEC. Then BISTEC became BIMSTEC. ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, एट दैट टाइम इट बिकेम BIMSTEC. ना उस वक्त इसकी फुल फॉर्म एट द टाइम जिस वक्त म्यांमार ने ज्वाइन किया, इट वाज बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज ओनली, राइट. देन इन 2004 भूटान, in fact February 2004, Bhutan and Nepal, they also joined BIMSTEC. They joined BIMSTEC and in July 2004, when the first summit of BIMSTEC took place at Bangkok, इसका नेम मतलब इसकी जो फुल फॉर्म थी अब यहाँ से मतलब कंट्री से हटा के ये कर दी गई, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, so this is a little background of this organization, that how it came into being, how did its name change over the years. ठीक है, and it was in अभी मतलब इसके बाद में भी काफ़ी चीज़ें हुई. 1997 में ही ये जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने, बिकॉज अभी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेक्टोरल, सो इन्होंने 6 सेक्टर्स डिसाइड किए जिस पे ये कोऑपरेट करेंगे. ठीक है, दे डिसाइडेड 6 सेक्टर्स ऑन विच दीज नेशंस विल कोऑपरेट अमंगस्ट ईच अदर. दीज वर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, tourism, then we have fisheries and energy. तो ये 6 सेक्टर्स ईयर मार्क किए गए जिन पे ये कंट्रीज दे विल कोऑपरेट अमंगस्ट ईच अदर्स. ठीक है, सो दैट वाज इन 1997. फिर 2008 में ये सेक्टर्स को एक्सपैंड कर दिया गया, और बहुत सारे सेक्टर्स इनके क्लाउड में लेके आए. दे वर बॉट अंडर द एजेस ऑफ बिम्स्टेक. वो कौन कौन से थे, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हुआ, पॉवर्टी एलिविएशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, कल्चर, देन काउंटर टेररिज्म, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सारे सेक्टर्स भी they were bought under the cloud of
बिम्स्टेक, दैट इज इन सारे सेक्टर्स पे अब ये जो इनके मेंबर स्टेट्स थे वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग अबाउट बिम्स्टेक। एक और चीज़ है दैट हैपन लेटर बट दैट इज क्वाइट रेलेवेंट टू द सेक्टर्स, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको पता भी होनी चाहिए। दैट इज इन 2021, इन 2021 ये जो डिफरेंट कंट्रीज है, यू नो दैट इज दीज 7 कंट्रीज, इन सबको एक एक सेक्टर का लीड बना दिया गया या इंचार्ज बना दिया गया। दैट इज they were to oversee the entire working of this particular sector, that is cooperation of this particular sector. India was made in charge of security में क्या आया, काउंटर टेररिज्म, then disaster management, energy security, all these things came under security. इसका सब सेक्टर बना काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी मैंने आपको बताया। लाइकवाइज बांग्लादेश को मिला ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसका सब सेक्टर था ब्लू इकोनॉमी, इसका सब सेक्टर था ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। फिर आता है भूटान को ईयर मार्क किया गया था एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका सब सेक्टर था माउंटेन इकोनॉमी, ठीक है। फिर आता है नेपाल वॉज टू ओवरलुक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उसमें बहुत सारे सब सेक्टर्स आ गए, जैसे कल्चर, देन पॉवर्टी एलिविएशन, देन ऑल्सो टूरिज्म, थिंग्स लाइक दैट। देन म्यांमार वॉज सपोज टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंड श्रीलंका, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे आप लिख सकते हो म्यांमार एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। देन यू हैव कौन सा था, नेपाल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, राइट। देन वी हैव श्रीलंका was supposed to take care of science and technology and innovation. Then finally we have Thailand, जिसे ईयर मार्क किया गया या जिसे दिया गया कनेक्टिविटी, ठीक है। So these were how the sectors were allocated to these member nations, and they were supposed to oversee the working in terms of cooperation in these sectors, right? अब बिम्स्टेक के उस कॉन्टेक्स्ट में एक जो इनका समिट हुआ था, दैट इज इन 2022, दैट इज इन 2022, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समिट इन 2022 दैट वाज हेल्ड एट कोलंबो इन श्रीलंका। ना ये समिट में कुछ बहुत अहम या इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन। वन, सो कोलंबो में ये समिट हुआ था, ठीक है। इसमें कई, जैसे मैं बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। पहला इससे डिसीजन था दैट इज द कंट्रीज अडॉप्टेड एंड साइंड अ चार्टर फॉर बिम्स्टेक। अब इस चार्टर क्या होता है, चार्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज उसमें ये लिखा जाता है उसके क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, क्या रोल्स रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ठीक है, किन चीज़ों पे वो कोऑपरेट करेगा, एवरीथिंग इज रिटन इन द चार्टर, राइट। तो 2022 समिट में जो कोलंबो में था, दैट वाज नोन एज द कोलंबो समिट, चार्टर साइन किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, एंड ये एक वर्चुअल समिट था, दैट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर, दैट वाज कंप्लीटली वर्चुअल समिट। फिर इसमें और भी कई इंपॉर्टेंट मुद्दे लिए गए, दैट इज कंट्रीज ने, जितने भी मेंबर स्टेट्स थे, दे अडॉप्टेड अ मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है, मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी, दैट इज बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विल take place in the transport sector that will connect South Asia with Southeast Asia, right?
तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, राइट, दे विल बी फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक उन्हें फंड करेगा, ठीक है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई इस समिट में, दैट वाज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। सारे मेंबर स्टेट्स ने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी को अडॉप्ट किया। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी के अंडर क्या आता था कि ये सारे नेशंस कोऑपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे इन टर्म्स ऑफ like nanotechnology, like biotechnology, in terms of healthcare, in terms of renewable energy। इन सारे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में ये कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या था, दैट वाज प्रपोज्ड TTF का, दैट इज these countries ultimately एक database prepare करेंगे जिसमें ये सारी information about various technologies रहेगी for any of these countries to go back to it and access। फिर एक knowledge repository बनाएंगे, right, जिसमें again information sharing and a lot of other technical knowledge उसमें होगी। then third था इसमें even people training, right, लोगों को दी जाएगी in these countries so that these technologies can develop in these nations, right, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी ये कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर फाइनली एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन मेंबर स्टेट टू अदर, ये भी होगा फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो ये सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी के प्रपोज्ड यूजेस बताए गए। इंडियन गवर्नमेंट ने, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट है उसने इसको अप्रूवल दिया। सो नाउ इंडिया इज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी ऑफ बिम्स्टेक। ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ, कोलंबो समिट में। कोलंबो समिट टोटल वर्चुअल समिट था। इसमें जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो चार्टर अडॉप्ट किया गया, मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी अडॉप्ट किया गया जिसको फंड करना था ADB ने, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया गया या अडॉप्ट किया गया। सो these are some of the most important informations which you can have about BIMSTEC, right? और इसके ऊपर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके जो करंट चेयर है वो श्रीलंका के पास है। द करंट चेयर इज, दैट इज, करंट चेयर का मतलब हुआ इट इज करंटली हेडेड बाय श्रीलंका, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं H.E. टेंजिन लेकफेल, and he became the Secretary General in 2020, November 2020 से he is the Secretary General of BIMSTEC, right? And अब BIMSTEC इतना important regional organization एक तो हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इंडिया इसका लीडिंग मेंबर है। अपार्ट फ्रॉम दिस 22% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इन कंट्रीज में रिजाइड करती है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग। फिर इन सारे कंट्रीज को अगर मिलाया जाए तो टोटल GDP बनती है 2.7 ट्रिलियन, सॉरी, so which again is a huge amount and which again raises the significance of this organization, right, or this grouping। and अदरवाइज अगर हम देखा जाए तो ये किन किन प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड करता है, तो ये सॉवरेन इक्वालिटी के लिए स्टैंड करता है, ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए स्टैंड करता है, ये भी स्टैंड करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये भी हैं कि कोई भी मेंबर स्टेट किसी दूसरे मेंबर स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। देन पीसफुली ये कंट्रीज आपस में कोएग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे या अटैक नहीं करेंगे। एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हर नेशन दूसरे नेशंस की मेंटेन करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिम्स्टेक एंड आई थिंक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एंड it is not just useful for UPSC, it is also useful for other examinations। और UPSC में भी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज़रूरी है to develop a perspective, to develop a comprehensive viewpoint about this grouping, because this is just around India, so this you need to really know।
और प्लीज़ लीव योर कमेंट्स एंड सजेशंस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू वांट. थैंक यू सो मच.